बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत के इस मंच पर बांसुरी स्वराज जी और लगातार जिस तरीके से शगुन परिहार जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बड़ा उदाहरण आप दोनों युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारा बीजेपी की यूथ ब्रिगेड टैगलाइन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सलोनी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण एक तरीके से पेश किया है, जिसकी तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ देख रहे हैं। ये उदाहरण उन तमाम युवाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो चाहते हैं कि वो भागीदारी दें, राजनीति में आकर उसे बदलने का जो एक तरह से पूरा परिदृश्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। शुरुआत मैं बांसुरी जी आपसे ही करना चाह रही हूँ। शगुन परिहार जी भी आपके साथ बैठी हैं और आप दोनों एक जीता जाता उदाहरण है, जैसा कि सृष्टि कह भी रही हैं। ये जो भागीदारी है ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है महिलाओं के लिए। कैसे देखते हैं इसे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे न्योता दिया, और आपका डबल धन्यवाद कि आपने मुझे शगुन जैसी शख्सियत के साथ यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त करा है। देखिए, ये जो भागीदारी है और ये मैसेज है बिल्कुल महिलाओं को भी और युवा को भी, पर मुझे लगता है इसकी नींव तो 16वीं लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही रख दी थी। आप भी जानती हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 27 बरस पुराना जो विघ्न था महिला आरक्षण में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरा, सर्वसम्मति से हरा। और आप जानते कि इससे पहले भी बहुत कोशिश हुई थी लेकिन वो नहीं हो पाया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुनिश्चित कर दिया। और अब महिलाएं भारत की भाग्य विधाता भी बनेंगी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी। मैं जानती हूं कि जो अगली लोकसभा है उसमें 33% महिलाएं होंगी ही होंगी, ये सुनिश्चित हो गया है। बिल्कुल बांसुरी जी, जैसा आपने कहा, और ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है, खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी की बात करें हम भारतीय राजनीति में, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ी हुई दिखी थी। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक उदाहरण बीजेपी की ओर से पेश किया गया। शगुन परिहार जी भी हमारे साथ में है। एक तरीके से कहा जाए तो जो जीत आपने अभी हासिल की है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आप इकलौती महिला कैंडिडेट रही हैं और आपने किश्तवाड़ से जीत हासिल की। आपके परिवार का आतंकवाद का जो दंश है आपके परिवार ने भी उसे झेला है, उस चीज़ को हम दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन ज़रूर जम्मू कश्मीर में से निकलना, चुनाव लड़ना, एक ऐसे माहौल में क्या प्रेरणा आपको मिली इससे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बोलने का अवसर दिया। स्पेशली इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं बांसुरी दीदी की प्रेजेंस में आज यहाँ आप सबके सामने बैठी हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आतंकवाद का जो तंज हमने झेला, ये अकेली शगुन परिहार नहीं है जिसने आतंकवाद को झेला है। जम्मू कश्मीर में ऐसी अनेकों बेटियां हैं जो इस आतंकवाद के प्रहार को झेल चुकी हैं। मैं अपने किश्तवाड़ के लगभग 95% एरिया कवर कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने हज़ारों बेटियाँ ऐसी देखी जिनको इस आतंकवाद का शिकार बनाया गया, जिनके सिर से पिता का साया छीना गया। तो केवल एक ये शगुन परिहार नहीं है, ऐसी बहुत सारी शगुन परिहार हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो केवल और केवल इस आतंकवाद की वजह से शिकार हुई हैं। शगुन, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप वहाँ पर जब लड़ रही थी, वहाँ पर अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बहुत अलग डेमोग्राफी है, आप देख चुकी हैं। और आपने जो सृष्टि कह भी रही थी कि एक तरह से दंश झेला है जो आतंकवाद का होता है। मुझे ये बताइए कि क्या उस दौरान जब आप कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन, कोई धमकी मिली आपको? किसी ने कहा कि चुनाव लड़ोगी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? जी, धमकी तो नहीं कहूँगी, पर मैं दूर दराज जब क्षेत्रों में जाती थी कई बार ऐसा कहा जाता था कि कहाँ लड़की को भेज दिया, कोई कुछ कर देगा रात को, क्योंकि मेरी कैंपेन मोस्टली रात के 3 बजे तक चल रही होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रिय रखा होता है तो उनके लिए अपना सेल्फ जो है वो मायने नहीं रखता, उनके लिए जो है अपना देश जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। तो उसी को प्राथमिकता जो लेके हम आगे बढ़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी यही विचारधारा है कि नेशन फर्स्ट जो है, हम नेशन को फर्स्ट रखते हैं, पार्टी सेकंड एंड फैमिली लास्ट। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे थे। और जहाँ जहाँ पे भी मैं गई वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना कुछ इस कदर थी कि अगर शगुन परिहार रात के 3 बजे किसी गांव में पहुँचती थी तो रात के 3 बजे पूरा का पूरा गाँव शगुन परिहार के लिए जागा होता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए जागा होता था। तो उससे बड़ा मतलब मुझे खुशी का एहसास भी होता था कि मतलब किश्तवाड़ के लोग इतना प्यार अपनी इस बेटी को दे रहे हैं।
ये शगुन, जैसा आपने कहा कि पूरा किश्तवाड़ जागा हुआ करता था, एक ये बदलाव भी था जो हमने देखा। बासुरी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसा शगुन ने बताया इनके अपने चैलेंजेस रहे हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे विधानसभा में, और आपकी जर्नी बहुत अलग रही है। आपका एक पारिवारिक रिश्ता भी एक तरीके से कहा जाए, आपकी माता जी ने अपना पूरा जीवन भारतीय राजनीति को दिया है और एक सशक्त महिला के तौर पर बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश भी किया है। महिलाओं की भागीदारी आज की राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का जो एक्सपीरियंस कहा जाए या संघर्ष कहा जाए, स्ट्रगल कहा जाए, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, वो दोनों अलग है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तो बात मैं कर ही चुकी हूँ, क्योंकि वो तो एक नींव डालती है जहाँ पर सब राजनीतिक दलों को ये मैंडेटेड हो जाएगा, उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि उनको 33% महिलाओं को लड़वाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कई ऐसे राजनीतिक दल थे जो जानते थे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी ज़रूरी है, लेकिन इससे अपना हाथ ज़रूर खींचते थे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। रही बात जो महिलाएं हमसे पहले आई हैं, तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं नमन करती हूँ उन मातृशक्तियों को। They are the ones, they are the trailblazers who have ensured that they shatter through the proverbial glass ceiling. वो चाहे श्रीमती सुषमा स्वराज हो, माननीय स्मृति ईरानी जी हो, माननीय निर्मला सीतारमण जी हो, विजय राजे सिंधिया जी हो, उन सबके कारण ही, उनके प्रयासों के कारण ही मुझे लगता है शगुन और मैं, हम जैसे लोग आज यहाँ बैठे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगी मीडिया और सोशल मीडिया को। किसी भी मुद्दे के बारे में अवगत करवाना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इतनी सशक्त मातृशक्ति साक्षात बैठी हैं। मीडिया ने जिस तरह के इस मुद्दे को उठाया है, इन बातों को फैलाया है, उसमें 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्योंकि आप महिला शक्ति का जिक्र कर रही हैं, तो दिल्ली का जिक्र देखिए अब आने वाला है। दिल्ली में तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो 3 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनमें से बेस्ट कौन है आपके लिए? श्रीमती सुषमा स्वराज। अच्छा, मुझे अब बताइए। नहीं, पर ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरी माँ है। इसका रीज़न ये है, उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, उन्हें एकदम लास्ट में लाया गया था। लेकिन चुनाव प्रचार में मैंने ये देखा कि इतने छोटे समय में इतना ज़्यादा प्रभावशाली उनका कार्यकाल था कि माँ के प्रति जो स्नेह था वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरसा। और आप में उनकी झलक भी आती है। आज आप बता भी रही थी कि चंदेरी की साड़ी उनकी ही आप पहन कर आई हैं। जी, जो भी मुश्किल इम्तिहान होते हैं उसमें कोशिश यही करती हूँ कि माँ की साड़ी पहनकर ज़रूर आऊँ। तो मुझे बताइए, अब आतिशी जी के बारे में ज़रा बात करना चाहते हैं। आतिशी जी अब आई हैं और बहुत कम वक्त बचा है, सरकार बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रही है और विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बासुरी स्वराज खुद सवाल बहुत सारे पूछ रही हैं। तो क्या आतिशी जी अब कुछ बदल पाएंगी, ऐसा आपको लग रहा है? अगर नीयत हो तो नियति भी बदल जाती है, पर बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा लगता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी कुछ बदलना चाहती हैं। अभी 2 दिन पहले का निर्णय ले लीजिए, उन्होंने MLAs का जो LED फंड है उसको 10 करोड़ बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे जो एडिशनल 350 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ उन्होंने दिल्ली पे लाद दिया है, क्या इसका प्रावधान दिल्ली के बजट में है? जी नहीं है। 31 साल में पहली बार, और आतिशी जी तो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, 31 साल में पहली बार दिल्ली के बजट को 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड जो मुनाफे में था वो 73,000 करोड़ के नुकसान में आ गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, वापस बात करती हूँ ये MLA LED फंड की, कि भाई 350 करोड़ का ये आर्थिक बोझ आपने लाद दिया है, ये आएगा कहाँ से पैसा? और चुनाव से पहले ये करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप आंकड़े उखाड़ के देखें तो जो दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट में इस निर्णय का विरोध करा गया था, उसके बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है। और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के MLAs ने 10 करोड़ रुपए में से केवल 2 करोड़
रुपया पिछले साल डेवलपमेंट काम में लगाया, यानी एग्जिस्टिंग फंड का आपने केवल 20% लगाया। पर अभी भी आप चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का एक नया आप आयाम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत विनम्रता से कहूंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का पूरा पैसा प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार में लगाया है। बिल्कुल, मतलब आपका साफ ये कहना है कि कुछ परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। आतिशी जी ने कुर्सी संभाली या सत्ता संभाली, बात शगुन से भी हम करेंगे, लेकिन इंडी गठबंधन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हमने वो खटास, वो फूट, अभी कुछ देर पहले आतिशी जी यहाँ थी और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये भी कहा, उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल यहाँ पर पूछे गए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में अगर संविधान की रक्षा करने का हमें मौका मिलेगा, हमें लगेगा संविधान खतरे में है, तो हम उन पार्टियों के साथ मिलेंगे जो हमारे सामने चुनाव भी लड़ रही हैं। शगुन से भी मेरा इसी से जुड़ा सवाल है। शगुन, साथ में कांग्रेस और एनसी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो कांग्रेस ने कहा समर्थन बाहर से करेंगे। क्या उमर अब्दुल्ला समझ गए कि कांग्रेस से दोस्ती बाहर से अच्छी है? जी बिल्कुल, मुझे तो ये दिख भी गया, वहाँ पे हमारी कांग्रेस की तो सीटें आई ही नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में, और भाजपा का वोट परसेंटेज जो है वो पार्टियों में सबसे अधिक है, जबकि सरकार जो है बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन रही है। और इस बार का चुनाव जो है, पहले के चुनाव जो होते थे उसमें हम लोग पॉलिटिकल ये चुनाव को जो बाइकआउट की पॉलिसी चलती थी, जबकि इस बार का जो चुनाव था सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इवन किश्तवाड़ की ही बात करूँ तो वहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो इस बार का था वो 78% था। तो इस बार एक पॉलिटिकल कंपटीशन था, जबकि पहले जो है वो पॉलिटिक्स को लोग बाइकआउट करते थे, चुनाव को बाइकआउट करते थे, अलगाववाद को अपनाते थे। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि इस बार का चुनाव इतना शांतिपूर्ण माहौल से हुआ, और आगे भी जो है हम लोग जो है वो शांति से काम करेंगे, हम लोग इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप बता रही हैं इस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो सवाल सृष्टि ने पूछा था कश्मीर के कंटेक्स्ट में, मैं दिल्ली के कंटेक्स्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ। ये कहीं साथ आ जाते हैं, कहीं बिछड़ जाते हैं, कहीं इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि मिल बांट के काम होता है, कहीं अलग अलग थालियाँ लग जाती हैं। तो ये दिल्ली में जो फॉर्मूला है यहाँ तो सेट नहीं होने वाला, जैसे पंजाब का हाल हुआ था। राजनीतिक स्वार्थ के लिए और सत्ता के मोह के लिए चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। और जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए तो आप सबने देखा होगा, माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी ने जो वीडियो जारी करी थी, जहां पे उन्होंने हर प्रकार का आरोप कांग्रेस के ही अपने अलायंस पार्टनर पर ही लगाया था। लेकिन इनके अलायंस से बस एक ही बात है जो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमेशा अपने सत्ता के मोह और राजनीतिक स्वार्थ के कारण गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राष्ट्रहित दोनों की बलि चढ़ा देते हैं। बांसुरी जी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में एक तरीके से देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा कि कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, सवाल उठाए और एक तरीके से आरोप भी लगाए कि कैसे ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। बीजेपी लगातार उन पर रेवड़ी बांटने का, भ्रष्टाचार करने का, सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कहती रही है, आप भी बांटिए, हम आपका साथ देंगे। जहाँ तक माननीय केजरीवाल जी की जेल जाने की बात है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों अपनी जांच कर रही थी, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, और माननीय केजरीवाल जी को जेल में रखने का फैसला इस देश की विभिन्न कचहरियों का था। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी का भरोसा चाहे भाजपा पे ना हो, इस देश की न्याय प्रणाली पे तो है। तो उसी में अगर आप देखें, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर वो आज भी सुरक्षित है, क्योंकि दैट ऑर्डर इज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया है, 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स गोवा चुनाव के लिए उस पैसे का अवैध रूप से इस्तेमाल करा गया था माननीय केजरीवाल जी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने का आरोप है। और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस देश की कचहरियां कहती हैं, और इसीलिए उनको जेल में इतने दिन तक रखा गया। जो उनको बेल भी मिली है वो एक टेक्निकलिटी पे मिली है, मेरिट्स पे अभी भी वो ऑर्डर्स बरकरार हैं। चलिए, ये बड़ी बात कही आपने, मेरिट्स पर ऑर्डर बरकरार हो, मुझे लगता है इस पर रिएक्शन भी आगे आएगा। आपने एक तरह से बड़ी खबर दे दी है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन शगुन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं
370 को लेकर जब बड़ा फैसला लिया गया, बहुत हो हल्ला मचा। बांसुरी जी ने भी देखा, इंडी गठबंधन के तमाम चेहरे बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि आप वहाँ रही हैं, आपने करीब से देखा है, और फिर से हम कहेंगे कि आतंकवाद से 2-4 किस्से होना कहते हैं, वो आप जानती हैं, आप बातें नहीं कर रही हैं, आपने महसूस किया है उस खौफ को, उस डर को, उस माहौल को। तो जब से 370 हटा, एक विधायक के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर जो जम्मू कश्मीर की है, वो क्या सोचती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, जो पार्टियां पहले ये कहती थी कि अब कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, जबकि इसकी जीती जागती मिसाल कश्मीर का लाल चौक है, वहाँ पे हमारा तिरंगा ध्वज लहरा रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे राष्ट्रभक्ति किस हद तक पनप रही है। और आपको मैं किश्तवाड़ का कहना चाहूँगी कि किश्तवाड़ में भी कुलीद चौक में हमारा तिरंगा जो लहरा रहा है, वो भी इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना किस हद तक बढ़ चुकी है। जहाँ पहले दंगे होते थे, फसाद होते थे, इलेक्शन आने वाला होता था तो किसी ना किसी को मार दिया जाता था, शहीद कर दिया जाता था, मतलब पॉलिटिक्स जो चल रही थी ना, वो शहीदों के नाम पे चल रही थी। लेकिन इस बार का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कितनी शांति है, जिसकी पूरी नज़र जो सिर्फ हमारा देश नहीं देख रहा था, जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरा विदेश देख रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, भारी मतों में मतदान हुआ। शायद ये 370 हटने के बाद ही संभव था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने 370 को 5 अगस्त को हटा दिया, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक कलंक था। अब शगुन, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, 370 के बाद में कश्मीर कैसे बदला है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम सभी भी जाते हैं, वो तस्वीर देखते हैं, महसूस कर पाते हैं वहाँ की हवा में। लेकिन जो अब पार्टी वहाँ है, जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो 370 की वापसी की लगातार वो हिमायत करते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, आर्टिकल हमारा वापस आना चाहिए। लगातार जनता के बीच में भी उन्होंने यही बात कही। लेकिन एक नरम रुख उमर अब्दुल्ला का देखा गया केंद्र सरकार के प्रति कि केंद्र से तालमेल तो बनाकर चलना पड़ेगा। क्या ये 370 का जो मुद्दा है वो अब पूरी तरह खत्म होने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि 370 लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो अगर वो 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं, या उन्होंने जो भी 370 के नाम पे किया, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की भोली भाली जनता को बेवकूफ़, जो वो पहले भी बनाते थे और आज भी वो वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि 370 वापस लाने वाली कोई बात यहाँ पे संभव है ही नहीं। चलिए, अब हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली, क्योंकि अब हमारे साथ दो ऐसे चेहरे हैं जो जिनके मन में जो होता है वो तुरंत बोलते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड अब हम यहाँ खेलेंगे। फटाफट से कुछ नेताओं के नाम मैं लूँगी, बांसुरी जी आपसे भी और शगुन जी आपसे भी। सृष्टि आपसे पूछेंगी, मैं बांसुरी जी से पूछूंगी। बांसुरी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। नहीं, शगुन से शुरू करिए। चलिए सृष्टि, शगुन उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला का नाम सुन के क्या आता है दिमाग में? कंफ्यूज्ड। बांसुरी जी, अरविंद केजरीवाल। फर्जीवाल। महबूबा मुफ्ती। वो बस झंडे के ही नाम पे राजनीति खेलती रहती हैं हमेशा। फुस। राहुल गांधी। बांसुरी जी। एक ही शब्द में बोलूं या एक सेंटेंस? नहीं, आप बोल सकती हैं, एक सेंटेंस बोल। मौन व्रत रखने की आवश्यकता है। फारूक अब्दुल्ला। बड़ी बात है ये। डांसर। क्यों? हर टाइम डांस ही करते रहते हैं, जब देखो तब। बांसुरी जी, मनीष सिसोदिया। भारत की राजधानी को पाठशाला की जगह मधुशाला बनाने वाले। शगुन, थोड़ा कश्मीर से भी बाहर निकलते, प्रियंका गांधी का नाम सुनती हैं तो क्या आता है दिमाग में? ढोंगी। बांसुरी जी, युवा नेताओं की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव। लाल रंग बहुत सूट करता है। योगी आदित्यनाथ। उनकी तो मैं खुद इतनी बड़ी भक्त हूँ। नरेंद्र मोदी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने परिभाषा बदल के रख दी प्रधानमंत्री की, देश के प्रधान सेवक बन गए हैं, इसलिए हमेशा इतिहास याद रखेगा। चलिए, अब इसी के साथ एक, क्योंकि आप अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हैं और जब शिव तांडव स्रोत की बात आती है तो आपकी वो ध्वनि मेरे कानों में गूंजती है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ज़रा माहौल को थोड़ा आध्यात्मिक कर दिया जाए। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे।
ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले अपने शूज़ उतारूंगी और आप लोगों को मेरे साथ जयकारा लगाना पड़ेगा। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवे शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं ममः। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। ये जो 16 पद हैं जी, ये 16 पद मुझे मेरी माँ श्रीमती सुषमा स्वराज ने तब रटवाए थे जब मैं 5 बरस की थी। क्या तो बात ये एक अलग रंग भी है जो आपने यहाँ पर दिखाया है। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, आप दोनों से बातचीत करके चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कोर एजेंडा के मुद्दों